50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित करने की पहल भी की है। ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव ये भी है कि नेचुरल डिजास्टर की संख्या और उनकी तीव्रता तो बढ़ती ही जा रही है, उनका दायरा और उनके नए नए स्वरूप भी सामने आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI बनाने की पहल की है। दुनिया के देशों को इससे जोड़ने के लिए मैं निमंत्रण देता हूं। इससे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी जिन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम से कम होगा। अध्यक्ष महोदय, यूएन पीसकीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है। और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व का स्वरूप बदल रहा है। 21वीं सदी की आधुनिक टेक्नोलॉजी समाज जीवन, निजी जीवन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामूहिक परिवर्तन ला रही है। इन परिस्थितियों में एक बिखरी हुई दुनिया किसी के हित में नहीं है, ना ही हम सभी के पास अपनी अपनी सीमाओं के भीतर सिमट जाने का विकल्प है। इस नए दौर में हमें मल्टीलेटरलिज्म और संयुक्त राष्ट्र को नई शक्ति, नई दिशा देनी ही होगी। अध्यक्ष महोदय, 125 साल पहले भारत के महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के दौरान विश्व को एक संदेश दिया था। ये संदेश था हार्मनी एंड पीस एंड नॉट डिसेंशन। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यही संदेश है, हार्मनी
एंड पीस। बहुत बहुत धन्यवाद। En nombre de la Asamblea General, agradezco al señor Primer Ministro de la República de la India, por la declaración que acaba de señalar. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea escuchará un discurso। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना। एक ऐसा संयमित भाषण जिसने दुनिया को वो राह दिखाई, वो बातें कही जो कि दुनिया के लिए, जग कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, जैसा कि पीएमओ ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे, पाकिस्तान का जिक्र न करते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही। और उन्होंने इतना ही नहीं तो इसके साथ साथ ये तक कह दिया कि जन कल्याण, स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इस वक्त हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रोहित विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। रोहित, प्रधानमंत्री के संयमित भाषण पर आपकी टिप्पणी। बहुत ही परिपक्व, मैच्योर, एक बड़े स्टेटमेंट का भाषण जिसे कहा जाता है, वो भाषण दिखाई दिया यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों में एकदम सुलझे हुए नेता की तरह, एक सुलझे हुए बोला जाए स्टेटमेंट या राष्ट्र नहीं बल्कि विश्व नेता की तरह बर्ताव किया है। उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, कहीं भी उन्होंने कश्मीर 370 जो पहले से मालूम था उनका जिक्र नहीं करेंगे, वो उन्होंने हटाते हुए दुनिया के जन कल्याण की जो बात कही है, तालियां बजी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मोदी के लिए तालियां बजी। प्रधानमंत्री मोदी की तीनों तालियां हम आपको बाद में दिखाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि वो तालियां जो बजी हैं वो युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। ये कितनी बड़ी चीज है उस समय जब दुनिया में एक नहीं बल्कि तीन, चार देशों में अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहे हैं, खासकर सीरिया हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो या फिर क्रोएशिया हो, इन तमाम जगहों पर जो युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई है, उन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान पूरी दुनिया ने ताली बजा के उठाया। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज थी, प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा कि हमारे यहाँ 11 करोड़ शौचालय बनाए गए, तो उस वक्त तालियां बजी। तीसरी तालियां जो बज रही थी जब उन्होंने कहा कि हम अपने विकास के जरिए दुनिया के तमाम देशों को नजीर देना चाहते हैं जो हमारी तरफ पिछड़ गए हैं, हमारी तरफ पीछे रह चुके हैं। उस तस्वीर के बाद उनके बाद फिर जनता, वहां पे जो दुनिया भर के लोग बैठे थे, नेता आए हुए थे, उन्होंने तालियां बजाई। ये चीज दिखाती है कि भारत के नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेता हैं और जनता उनको ताली बजाकर उनका अभिवादन करती है। ये एक बहुत बड़ा संदेश था दुनिया के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यानी रोहित, ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने जो नारा लोकसभा चुनाव के पहले चला था भारत में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अब उन्होंने दुनिया में ये नारा मशहूर कर दिया। निमिष, रोहित से हमारा संपर्क कट गया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल सही। देखिए, रोहित जो कह रहे थे वो वही बात थी जो बार बार हम लोग दोहरा रहे थे कि ये बिल्कुल सही है कि वो ये बहुत ही मैच्योर भाषण रहा। और ये हमें ये माना जा रहा था कि भारतीय विदेश मंत्रालय कूटनीतिक रूप से ये बड़ी शिकस्त देगा कि वो कोई भी छोटा मुद्दा जो दो देशों के बीच का है उसे संयुक्त राष्ट्र जैसे और उसकी महासभा के जैसे मंच पर नहीं लाएगा, और वही किया। ढोल नगाड़ों के साथ जो गूंज है प्रधानमंत्री के भाषण की, ये पारंपरिक लेझिम है, ये महाराष्ट्र का पारंपरिक लेझिम और ढोल। और ये ढोल है जो गणपति के समय वहां पर बजाया जाता है। महाराष्ट्र के ताशे कहते हैं। हमारे साथ रोहित चहल भी जुड़ चुके हैं। रोहित चहल भी जुड़ चुके हैं। रोहित, कैसा लग रहा है?
देखिए, मुझे लगता है जो सामने चित्र है और सामने जिस तरीके के आपके सामने ही है, पूरा देश आज जोश में, और प्रवासी भारतीय उनके अंदर जो जोश दिख रहा है, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी का जो मुझे लगता है देश का और गौरव बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी किया। जो मैं कह रहे थे, रोहित जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये नासिक के घोल है, जो आप खास करके देखें पूरा एक है। मुझे लगता है कि जो यूएन के अंदर आज प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, मुझे लगता है पूरे विश्व ने जिस तरीके से माना है कि भारत हमेशा एक शांति प्रिय देश है, शांति चाहता है। हम कभी युद्ध नहीं चाहते क्योंकि हमने बुद्ध दिए हैं, तो हम युद्ध में नहीं बुद्ध में विश्वास रखते हैं, शांति में विश्वास। लेकिन कर्नल नयन, अगर आप तस्वीरें टेलीविजन पर देख रहे हैं तो ये एक उत्सव सा माहौल लग रहा है, जैसे कि एक विजय संबोधन के बाद प्रधानमंत्री जब संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर से बाहर, उस इमारत से बाहर आएंगे तो उनका स्वागत एक युद्ध में विजय के संबोधन के बाद बाहर निकलने के बाद जैसा होता है। मनीषी, हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण में परंपरा, संस्कार और संस्कृति तो दिखाई दी ही दी, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है वो उसकी झांकी है। यानी ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत की परंपरा, ये है भारत का संस्कार। खुशहाल देश खुशियां बांटता है, लोगों के साथ खड़ा होता है, लोगों को मदद करने के लिए तरह सोचता है, जन भागीदारी से जन कल्याण की सोचता है और उस कल्याण को जग में बांटना चाहता है, सिर्फ अपने पास रखना नहीं चाहता। ये ऐसा देश है जो विश्व की सभी समस्याओं के बारे में साथ मिलकर के अपने पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हुए, परिवार मानते हुए काम करता है। और यही बात आज उनके भाषण में एक गरिमा दिखाई दी, एक मेच्योरिटी दिखाई दी, भारत देश की एक झलक दिखाई दी, एक प्रतिबिंब दिखाई दिया। यही है भारत, और हमें इसी भारत को आगे लेके जाना है। यही भारत हमें दिखाना है। यही भारत आने वाले टाइम में विश्व के अंदर आगे आएगा। कर्ण साहब, आपके पास आऊंगा। निमिष, हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, हर जीव में हम शिव देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज बड़ी आपने देखी होगी, उन्होंने दुनिया के सामने बड़े आंकड़े दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी विश्व स्तर का एक बड़ा पुरस्कार दिया गया है, और वो उनके इस स्वच्छता अभियान के चलते दिया गया है। भारत इस समय दुनिया को एक बिल्कुल अलग पैमाने पर, एक बिल्कुल अलग दिशा दे रहा है। वो बता रहा है कि देश के गरीबों को साफ सफाई, मतलब सैनिटेशन, शौचालयों की जरूरत है, और उसको हमने पूरा किया। गरीबों की अपनी आइडेंटिटी, उनकी डिजिटल आइडेंटिटी होना जरूरी है, वो उन्होंने किया। इसके बाद हमने पूरी दुनिया को ये बताया कि इस देश ने तमाम बैंक खाते लोगों को दिए। ये जो तरीका है, इससे नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से बताया कि हम विकास को जमीनी स्तर पर ले जा रहे हैं, आम लोगों तक ले जा रहे हैं। अब सबकी नजरें, सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई है उस नर्किस्तान मुल्क के वजीर आजम पर। जी हाँ, जो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेंगे मानवाधिकार के पैरोकार बन के बात करने की। रोहित, आपको लगता है इमरान खान चूक जाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री ने तो वो संयमित और नपेतुल्य भाषा में बात की है जी, क्या इमरान खान इसको फॉलो करेंगे? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने एक बिल्कुल, आपने जिस तरीके से नपेतुल्य, और साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल भी भाव देने का काम उनको नहीं किया। जिस तरीके की कोशिश में लगे किसी तरीके से उनको वेटेज मिल जाए, फुटेज मिल जाए, या उनको जिस तरीके बौखलाहट है, उनकी यही बौखलाहट है कि उनको कोई देश पूछ नहीं रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी आज देखिए जिस तरीके से बिल्कुल भी जिक्र ना करते हुए लेकिन मैसेज दे दिया कि आतंकवाद जो है, आतंकवाद जो देश के, दुनिया के लिए नासूर बन चुका है, तो सबको मिलकर खत्म करना है। तो मुझे लगता है बौखलाहट आज प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद मुझे लगता है पाकिस्तान में और बढ़ गई होगी इमरान खान के अंदर, क्योंकि उनको भाव नहीं दिया। आपसे एक चीज, चूंकि हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन मैं आप ही से पूछता हूं क्योंकि राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व तो आप ही कर रहे हैं। एक चीज बताइए, आपको लगता है जिस तरह से यूएनएचआरसी में एक राजनीतिक दल का नाम लेकर सबसे पहला पन्ना उनके नाम को समर्पित था, जो हमारे भारत की पार्टी है, आपको लगता है इमरान खान आज वो दोहरा सकते हैं? देखिए, इमरान खान सारी कोशिशें करेंगे जिस हद तक भी जाया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर वहां पर वो कोट कर रहे हैं, कांग्रेस जैसी हमारी जो सबसे पुरानी देश की पार्टी है, अगर इमरान खान उसका नाम ले रहे हैं तो हम वो सुनवाते हैं जिस पर प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट हुई संयुक्त महासभा में। क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, आइए वो सुनते हैं। आने वाले 5 वर्षों में हम जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही 15 करोड़ घरों को
पानी की सप्लाई से जोड़ने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां आते वक्त संयुक्त राष्ट्र की इमारत की दीवार पर पढ़ा, नो मोर सिंगल यूज प्लास्टिक। मुझे इस सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, तब इस वक्त आज भी हम पूरे दुनिया हिंदुस्तान की सुनती है, पाकिस्तान की नहीं। देखिए, ऐसा है, बड़ा सिंपल सा मामला है, जो दिखता है वो बिकता है। आज हो क्या रहा है? आज हो ये रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर सब जगह दिख रहा है, हर जगह पर बढ़ चढ़कर दिख रहा है, इसलिए बिक रहा है हिंदुस्तान सब जगह। हिंदुस्तान को लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप सोचिए, मैं इनफैक्ट जो मैंने पहले कमेंट किया था, मैं उसको थोड़ा एलैबोरेट कर दूं। जब मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अब ये वो वाला टाइम आ गया है कि एक प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वो बोल सकता है जो उसका देश चाहता है। जी आप देखते हैं ट्रंप साहब बार बार बोल देते कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं। किसी ने पूछा है उनसे? लेकिन हाई हेडेडनेस है। क्यों? क्योंकि दे आर सुपर पावर। मैं कह रहा हूं, हम क्यों नहीं अब, जब हम हर जगह पर सक्षम होते चले जा रहे हैं, जी, एक बार ये बात भी क्यों नहीं होती? डॉक्टर शास्त्री, सारी दुनिया हिंदुस्तान की सुनती है, Yes. पाकिस्तान की नहीं। नहीं, देखिए मनीष जी, पाकिस्तान की क्या सुने? पाकिस्तान को तो सारी दुनिया सुना रही है। इमरान खान के मुंह पर ही ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। किस तरह से तारीफ कर रहे हैं ये भी देखा जा रहा है जी। और अन्य जितने भी मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर बढ़ चढ़ करके मोदी जी की राय को लिया जा रहा है विश्व मंच पर। ये सब तमाचे दर तमाचे पाकिस्तान के मुंह पर है जी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश को इतनी जलालत झेलनी पड़ी रही हो जी। ये सब मोदी जी की कूटनीति है। उन्होंने बड़े सफाई के साथ, बड़ी शांति के साथ, आत्मविश्वास के साथ, धैर्य के साथ उन्होंने यह काम किया है। जी जी। डॉक्टर शास्त्री द्वारा चलाए हुए डॉक्टर शास्त्री कर्नल दिनेश नैन क्रिकेटर इमरान खान को संयुक्त महासभा का मंच एक क्रिकेट का खेल दिखाई देता है। कर्नल नैन, देखिए मनीष, चाहे वो ह्यूस्टन के अंदर वो हाउडी मोदी का फंक्शन हो जिसमें 56,000 से ज्यादा लोग उमड़े और जिन्होंने अपना नरेंद्र मोदी के प्रति अपना कितना लगाव है, कितना उनका उत्साह दिखाया, चाहे पिछले हो चुनाव हो हिंदुस्तान के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए, कितनी लोकप्रियता दिखाई दी, चाहे वो 153 इस वक्त आइए सीधा आपको लिए चलते हैं संयुक्त महासभा। De Su Excelencia by His Excellency Narendra Modi, Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. Tengo el gran placer de It is my great pleasure to welcome His Excellency the Prime Minister of India, whom I invite to address the General Assembly. नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, Your Excellency, Mr. President, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को great honor for me to 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से of the United Nations संबोधित on करना behalf of 1.3 billion मेरे लिए गौरव का अवसर है। ये अवसर इसलिए भी विशेष है It is a very special occasion क्योंकि इस वर्ष also because this year पूरा विश्व the entire world महात्मा गांधी की is celebrating 150वीं जयंती मना रहा है। 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. सत्य और अहिंसा का उनका संदेश Message of truth and non-violence. विश्व की शांति, प्रगति और विकास के लिए आज भी प्रासंगिक है। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट देकर
मुझे और मेरी सरकार को पहले से ज्यादा मजबूत जनादेश दिया और इस जनादेश की वजह से ही आज फिर मैं यहां आप सबके बीच हूं। लेकिन इस जनादेश से निकला संदेश इससे भी ज्यादा बड़ा है, ज्यादा व्यापक है और ज्यादा प्रेरक है। अध्यक्ष महोदय, जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न करता है, सिर्फ 5 साल में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर अपने देशवासियों को देता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया को एक प्रेरक संदेश देती है। जब एक विकासशील देश दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम सफलतापूर्वक चलाता है, 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है, तो उसके साथ बनी संवेदनशील व्यवस्था पूरी दुनिया को एक नया मार्ग दिखाती है। जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाता है, सिर्फ 5 साल में 37 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती है। जब एक विकासशील देश अपने नागरिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चलाता है, उनको बायोमेट्रिक पहचान देता है, उनका हक पक्का करता है, भ्रष्टाचार को रोककर करीब $20 बिलियन से ज्यादा बचाता है, तो उसके साथ बनी आधुनिक व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बनकर के आती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां आते वक्त संयुक्त राष्ट्र की इमारत की दीवार पर पढ़ा, नो मोर सिंगल यूज प्लास्टिक। मुझे इस सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, तब इस वक्त आज भी हम पूरे भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में हम जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही 15 करोड़ घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ने वाले हैं। आने वाले 5 वर्षों में हम अपने दूर दराज के गांवों में 1.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें बनाने जा रहे हैं। वर्ष 2022 जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा, तब तक हम गरीबों के लिए 2 करोड़ और घरों का निर्माण करने वाले हैं। विश्व ने भले ही टीबी से मुक्ति के लिए वर्ष 2030 तक का समय रखा हो, लेकिन हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये सब हम कैसे कर पा रहे हैं? आखिर नए भारत में बदलाव तेजी से कैसे आ रहा है?
अध्यक्ष महोदय, भारत हजारों वर्ष पुरानी एक महान संस्कृति है, जिसकी अपनी जीवंत परंपराएं हैं, जो वैश्विक सपनों को अपने में समेटे हुए हैं। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जीव में शिव देखती है। इसलिए हमारा प्राण तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्याण, और ये जन कल्याण भी सिर्फ भारत के लिए नहीं, जग कल्याण के लिए हो। जन कल्याण से जग कल्याण। और तभी तो हमारी प्रेरणा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये सिर्फ भारत की सीमाओं में सीमित नहीं है। हमारा परिश्रम न तो दया भाव है और न ही दिखावा, ये सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य भाव से प्रेरित है। हमारे प्रयास 130 करोड़ भारतीयों को केंद्र में रखकर हो रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जिन सपनों के लिए हो रहे हैं, वो सारे विश्व के हैं, हर देश के हैं, हर समाज के हैं। प्रयास हमारे हैं, परिणाम सभी के लिए है, सारे संसार के लिए है। मेरा ये विश्वास दिनों दिन तब और भी दृढ़ हो जाता है जब मैं उन देशों के बारे में सोचता हूं जो विकास की यात्रा में भारत की तरह ही अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जब मैं उन देशों के सुख दुख सुनता हूं, उनके सपनों से परिचित होता हूं, तब मेरा ये संकल्प और भी पक्का हो जाता है कि मैं अपने देश का विकास और भी तेज गति से करूं, जिससे भारत के अनुभव उन देशों को भी काम आ सके। अध्यक्ष महोदय, आज से 3000 वर्ष पूर्व भारत के महान कवि कणियन पुंगुन ड्रनार, उन्होंने विश्व की प्राचीनतम भाषा तमिल में कहा था, यादम उरे यावरुम केडीर, यानी हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। और ये 3000 साल पहले की बात कर रहा हूं। देश की सीमाओं से परे अपनत्व की यही भावना भारत भूमि की विशेषता है। भारत ने बीते 5 वर्षों में सदियों से चली आ रही विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की उस महान परंपरा को मजबूत करने का काम किया है, जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का भी ध्येय रही है। भारत जिन विषयों को उठा रहा है, जिन नए वैश्विक मंचों के निर्माण के लिए भारत आगे आया है, उसका आधार वैश्विक चुनौतियां हैं, वैश्विक विषय है और गंभीर समस्याओं के समाधान का सामूहिक प्रयास है। अध्यक्ष महोदय,
अगर इतिहास और पर कैपिटा एमिशन के नजरिए से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत ही कम रहा है, लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में भारत एक अग्रणी देश है। एक और तो हम भारत में 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित करने की पहल भी की है। ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव ये भी है कि नेचुरल डिजास्टर की संख्या और उनकी तीव्रता तो बढ़ती ही जा रही है, उनका दायरा और उनके नए नए स्वरूप भी सामने आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI बनाने की पहल की है। दुनिया के देशों को इससे जोड़ने के लिए मैं निमंत्रण देता हूं। इससे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी जिन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम से कम होगा। अध्यक्ष महोदय, यूएन पीसकीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है, और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व का स्वरूप बदल रहा है। 21वीं सदी की आधुनिक टेक्नोलॉजी समाज जीवन, निजी जीवन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामूहिक परिवर्तन ला रही है। इन परिस्थितियों में एक बिखरी हुई दुनिया किसी के हित में नहीं है, ना ही हम सभी के पास अपनी अपनी सीमाओं के भीतर सिमट जाने का विकल्प है। इस नए दौर में हमें मल्टीलेटरलिज्म और संयुक्त राष्ट्र को नई शक्ति, नई दिशा देनी ही होगी। अध्यक्ष महोदय,
125 साल पहले भारत के महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के दौरान विश्व को एक संदेश दिया था। ये संदेश था हार्मनी एंड पीस एंड नॉट डिसेंशन। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यही संदेश है, हार्मनी एंड पीस। बहुत बहुत धन्यवाद। En nombre de la Asamblea General, agradezco al señor primer ministro de la República de la India. Agradezco al señor primer ministro de la República de la India por la declaración que acaba de señalar. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea escuchará un discurso. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना। एक ऐसा संयमित भाषण जिसने दुनिया को वो राह दिखाई, वो बातें कही जो कि दुनिया के लिए, जग कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, जैसा कि पीएमओ ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे, पाकिस्तान का जिक्र न करते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही। और उन्होंने इतना ही नहीं तो इसके साथ साथ ये तक कह दिया कि जन कल्याण, स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इस वक्त हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रोहित विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। रोहित, प्रधानमंत्री के संयमित भाषण पर आपकी टिप्पणी। बहुत ही परिपक्व, मैच्योर, एक बड़े स्टेटमेंट का भाषण जिसे कहा जाता है, वो भाषण दिखाई दिया यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों में एकदम सुलझे हुए नेता की तरह, एक सुलझे हुए बोला जाए स्टेटमेंट या राष्ट्र नहीं बल्कि विश्व नेता की तरह बर्ताव किया है। उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, कहीं भी उन्होंने कश्मीर 370 जो पहले से मालूम था उनका जिक्र नहीं करेंगे, वो उन्होंने हटाते हुए दुनिया के जन कल्याण की जो बात कही है, तालियां बजी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मोदी के लिए तालियां बजी। प्रधानमंत्री मोदी की तीनों तालियां हम आपको बाद में दिखाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि वो तालियां जो बजी हैं वो युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। ये कितनी बड़ी चीज है उस समय जब दुनिया में एक नहीं बल्कि 3-4 देशों में अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहे हैं, खासकर सीरिया हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो या फिर क्रोएशिया हो, इन तमाम जगहों पर जो युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई है, उन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान पूरी दुनिया ने ताली बजा के उठाया। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज थी, प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा कि हमारे यहाँ 11 करोड़ शौचालय बनाए गए, तो उस वक्त तालियां बजी। तीसरी तालियां जो बज रही थी जब उन्होंने कहा कि हम अपने विकास के जरिए दुनिया के तमाम देशों को नजीर देना चाहते हैं जो हमारी तरफ पिछड़ गए हैं, हमारी तरफ पीछे रह चुके हैं। उस तस्वीर के बाद उनके बाद फिर जनता, वहां पे जो दुनिया भर के लोग बैठे थे, नेता आए हुए थे, उन्होंने तालियां बजाई। ये चीज दिखाती है कि भारत के नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेता हैं और जनता उनको ताली बजाकर उनका अभिवादन करती है। ये एक बहुत बड़ा संदेश था दुनिया के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यानी रोहित, ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने जो नारा लोकसभा चुनाव के पहले चला था भारत में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अब उन्होंने दुनिया में ये नारा मशहूर कर दिया। निमिष, रोहित से हमारा संपर्क कट गया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल सही। देखिए, रोहित जो कह रहे थे वो वही बात थी जो बार बार हम लोग दोहरा रहे थे कि ये बिल्कुल सही है कि ये बहुत ही मैच्योर भाषण रहा। और ये हमें ये माना जा रहा था कि भारतीय विदेश मंत्रालय कूटनीतिक रूप से ये बड़ी शिकस्त देगा कि वो कोई भी छोटा मुद्दा जो दो देशों के बीच का है उसे संयुक्त राष्ट्र जैसे और उसकी महासभा के जैसे मंच पर नहीं लाएगा, और वही किया।
ढोल नगाड़ों के साथ जो गूंज है प्रधानमंत्री के भाषण की, ये पारंपरिक लेझिम है, ये महाराष्ट्र का पारंपरिक लेझिम और ढोल। शुरू हुई थी और ये ढोल है जो गणपति के समय वहां पर बजाया जाता है। महाराष्ट्र के ताशे कहते हैं। हमारे साथ रोहित चहल भी जुड़ चुके हैं। रोहित चहल भी जुड़ चुके हैं। रोहित, कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है जो सामने चित्र है और सामने जिस तरीके के आपके सामने ही है, पूरा देश आज जोश में, प्रवासी भारतीय उनके अंदर जो जोश दिख रहा है, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी का जो मुझे लगता है देश का और गौरव बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी किया। जो मैं कह रहे थे, रोहित जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये नासिक के ढोल है जो आप खास करके देखें, पूरा एक है। मुझे लगता है कि जो यूएन के अंदर आज प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, मुझे लगता है पूरे विश्व ने जिस तरीके से माना है कि भारत हमेशा एक शांति प्रिय देश है, शांति चाहता है। हम कभी युद्ध नहीं चाहते क्योंकि हमने बुद्ध दिए हैं, तो हम युद्ध में नहीं बौद्ध में विश्वास रखते हैं, शांति में विश्वास। लेकिन कर्नल नयन, अगर आप तस्वीरें टेलीविजन पर देख रहे हैं तो ये एक उत्सव सा माहौल लग रहा है, जैसे कि एक विजय संबोधन के बाद प्रधानमंत्री जब संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर से बाहर, उस इमारत से बाहर आएंगे तो उनका स्वागत एक युद्ध में विजय के संबोधन के बाद बाहर निकलने के बाद जैसा होता है। मनीषी, हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण में ट्रंप का संस्कार और संस्कृति तो दिखाई दी ही थी, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है वो उसकी झांकी है। यानी ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत की परंपरा, ये है भारत का संस्कार। खुशहाल देश खुशियां बांटता है, लोगों के साथ खड़ा होता है, लोगों को मदद करने के लिए तरह सोचता है, जन भागीदारी से जन कल्याण की सोचता है और उस कल्याण को जग में बांटना चाहता है, सिर्फ अपने पास रखना नहीं चाहता। ये ऐसा देश है जो विश्व की सभी समस्याओं के बारे में साथ मिलकर के अपने पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हुए, परिवार मानते हुए काम करता है। और यही बात आज उनके भाषण में एक गरिमा दिखाई दी, एक मेच्योरिटी दिखाई दी, भारत देश की एक झलक दिखाई दी, एक प्रतिबिंब दिखाई दिया। यही है भारत और हमें इसी भारत को आगे लेके जाना है। यही भारत हमें दिखाना है। यही भारत आने वाले टाइम में विश्व के अंदर आगे आएगा। कर्ण साहब, आपके पास आऊंगा। निमिष, हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, हर जीव में हम शिव देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज बड़ी आपने देखी होगी, उन्होंने दुनिया के सामने बड़े आंकड़े दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी विश्व स्तर का एक बड़ा पुरस्कार दिया गया है और वो उनके इस स्वच्छता अभियान के चलते दिया गया है। भारत इस समय दुनिया को एक बिल्कुल अलग पैमाने पर, एक बिल्कुल अलग दिशा दे रहा है। वो बता रहा है कि इस देश के गरीबों को साफ सफाई, मतलब सैनिटेशन, शौचालयों की जरूरत है और उसको हमने पूरा किया। गरीबों की अपनी आइडेंटिटी, उनकी डिजिटल आइडेंटिटी होना जरूरी है, वो उन्होंने किया। इसके बाद हमने पूरी दुनिया को ये बताया कि इस देश ने तमाम बैंक खाते लोगों को दिए। ये जो तरीका है, इससे नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से बताया कि हम विकास को जमीनी स्तर पर ले जा रहे हैं, आम लोगों तक ले जा रहे हैं। अब सबकी नजरें, सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई है उस नर्किस्तान मुल्क के वजीर आजम पर। जी हाँ, जो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेंगे मानवाधिकार के पैरोकार बन के बात करने की। रोहित, आपको लगता है इमरान खान चूक जाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री ने तो वो संयमित और नपेतुल्य भाषा में बात की है जी, क्या इमरान खान इसको फॉलो करेंगे? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने एक बिल्कुल, आपने जिस तरीके से नपेतुल्य, और साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल भी भाव देने का काम उनको नहीं किया। जिस तरीके की कोशिश में लगे किसी तरीके से उनको वेटेज मिल जाए, फुटेज मिल जाए, या उनको जिस तरीके बौखलाहट है, उनकी यही बौखलाहट है कि उनको कोई देश पूछ नहीं रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी आज देखिए जिस तरीके से बिल्कुल भी जिक्र ना करते हुए लेकिन मैसेज दे दिया कि आतंकवाद जो देश के, दुनिया के लिए नासूर बन चुका है, उसको सबको मिलकर खत्म करना है। तो मुझे लगता है बौखलाहट आज प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद मुझे लगता है पाकिस्तान में और बढ़ गई होगी इमरान खान के अंदर, क्योंकि उनको भाव नहीं दिया। आपसे एक चीज, चूंकि हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन मैं आप ही से पूछता हूं क्योंकि राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व तो आप ही कर रहे हैं। एक चीज बताइए, आपको लगता है जिस तरह से यूएनएचआरसी में एक राजनीतिक दल का नाम लेकर सबसे पहला पन्ना उनके नाम को समर्पित था, जो हमारे भारत की पार्टी है, आपको लगता है इमरान खान आज वो दोहरा सकते हैं? तो इमरान खान सारी कोशिशें करेंगे जिस हद तक भी जाया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए,
मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर वहां पर वो कोट कर रहे हैं, कांग्रेस जैसी हमारी जो सबसे पुरानी देश की पार्टी है, अगर इमरान खान उसका नाम ले रहे हैं तो हम वो सुनवाते हैं जिस पर प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट हुई संयुक्त महासभा में। क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, आइए वो सुनते हैं। आने वाले 5 वर्षों में हम जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही 15 करोड़ घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां आते वक्त संयुक्त राष्ट्र की इमारत की दीवार पर पढ़ा, नो मोर सिंगल यूज प्लास्टिक। मुझे इस सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, तब इस वक्त आज भी हम पूरे वाले 5 वर्षों में हम आने वाले 5 वर्षों में हम जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही 15 करोड़ घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते गाते थिरकते यूएन में नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो कुछ कहा, लेकिन इसके निहितार्थ क्या हैं? जो बातें उन्होंने कही, जिन बातों को तवज्जो दी और जिन बातों को कर्सरली उन्होंने मेंशन किया और वो आगे निकल गए, ये क्या दिखाता है? क्या इन बातों से ये पता चलता है कि किस मुद्दे को लेकर असल में वेटेज कितना दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, मैंने बिल्कुल यही बात कही कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान चाह रहा था, पाकिस्तान जो एजेंडा लेके आज इस बार यूएन में आया है, वो एक ही एजेंडा है। जिस तरीके से बौखलाहट है वो दिखाई दे रही है, और वो मुझे लगता है कि ज्यादा उनको वेटेज उनको ना देते हुए जिस तरीके से वो चाहते थे, उनको बिल्कुल भी वेटेज नहीं दी। तो मुझे लगता है कि मैसेज क्लियर है कि जो कश्मीर का मुद्दा है, वो जो भारत जिस पास जो कश्मीर है, वो विषय नहीं है आप डिस्कस का। अब डिस्कस का विषय होगा पीओके होगा और उस पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है जी कि विषय जो होगा वो बायलैटरल होगा, वो यूएन के अंदर डिस्कस नहीं होगा कि क्या विषय है। अब भारत जो बात करेगा, अगर पीओके में बात होगी, उसके अलावा कोई और बात नहीं होगी, और वो कहीं पर भी द्विपक्षीय बात होगी, ना कि यूएन के अंदर या किसी और देश के मीडिएशन के बाद, मध्यस्थता के बाद। नरेश भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये असल में क्या ये दिखाता है कि जिन बातों को लेकर पाकिस्तान में तड़प मची हुई है, उसमें निर्णायक फैसला करने के बाद भी भारत संयमित है, लेकिन भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आपकी इस तड़प से ज्यादा हम तड़पा सकते हैं अगर आपने कोई जरूरत की तो। देखिए, इस नरेंद्र मोदी के हम पूरे भाषण में सुने तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान से समर्थित आतंकवाद की बात नहीं की, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद की एक बात को रखा और उन्होंने उसे और बड़े स्तर पर ले जाकर कहा कि हम विश्व शांति की बात करने वाले देश हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस देश की अधिसंख्य गरीब जनता के विकास को लेकर पिछले 5 साल में भारत में किए गए कार्यों को आंकड़ों के सामने दुनिया में रखा। मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़े आज भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कहे हैं, उन आंकड़ों में तो यूरोप और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जिनकी पूरी जनसंख्या उससे कम है। जितने शौचालय हमारे यहां बनवाए गए, उससे कम जनसंख्या वाले इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं। तो यह एक बड़ा संदेश था। हमने आतंकवाद की बात की, लेकिन अब विश्व शांति पर गए। ये इतना महत्वपूर्ण भाषण था उनका आज का कि उसको एक बार दोबारा सुनकर लाइंस को भी सुनना है और बिटवीन द लाइंस क्या है वो भी सुनना है। आइए सुने। माननीय अध्यक्ष महोदय, Your Excellency, Mr. President, संयुक्त राष्ट्र महासभा के
74वें सत्र को 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से संबोधित करना मेरे लिए गौरव का अवसर है। ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस वर्ष पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। सत्य और अहिंसा का उनका संदेश विश्व की शांति, प्रगति और विकास के लिए आज भी प्रासंगिक है। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट देकर मुझे और मेरी सरकार को पहले से ज्यादा मजबूत जनादेश दिया और इस जनादेश की वजह से ही आज फिर मैं यहां आप सबके बीच हूं। लेकिन इस जनादेश से निकला संदेश इससे भी ज्यादा बड़ा है, ज्यादा व्यापक है और ज्यादा प्रेरक है। अध्यक्ष महोदय, जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न करता है, सिर्फ 5 साल में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर अपने देशवासियों को देता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया को एक प्रेरक संदेश देती है। जब एक विकासशील देश दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम सफलतापूर्वक चलाता है, 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है, तो उसके साथ बनी संवेदनशील व्यवस्था पूरी दुनिया को एक नया मार्ग दिखाती है। जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाता है, सिर्फ 5 साल में 37 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती हैं। जब एक विकासशील देश अपने नागरिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चलाता है, उनको बायोमेट्रिक पहचान देता है, उनका हक पक्का करता है, भ्रष्टाचार को रोककर करीब $20 बिलियन से ज्यादा बचाता है, तो उसके साथ बनी आधुनिक व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बनकर के आती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां आते वक्त संयुक्त राष्ट्र की इमारत की दीवार पर पढ़ा, नो मोर सिंगल यूज प्लास्टिक। मुझे इस सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, तब इस वक्त आज भी हम पूरे भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में हम जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही 15 करोड़ घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ने वाले हैं। आने वाले 5 वर्षों में हम अपने दूर दराज के गांवों में 1.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा
नई सड़कें बनाने जा रहे हैं। वर्ष 2022 जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा, तब तक हम गरीबों के लिए 2 करोड़ और घरों का निर्माण करने वाले हैं। विश्व ने भले ही टीबी से मुक्ति के लिए वर्ष 2030 तक का समय रखा हो, लेकिन हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये सब हम कैसे कर पा रहे हैं? आखिर नए भारत में बदलाव तेजी से कैसे आ रहा है? अध्यक्ष महोदय, भारत हजारों वर्ष पुरानी एक महान संस्कृति है, जिसकी अपनी जीवंत परंपराएं हैं, जो वैश्विक सपनों को अपने में समेटे हुए हैं। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जीव में शिव देखती है। इसलिए हमारा प्राण तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्याण, और ये जन कल्याण भी सिर्फ भारत के लिए नहीं, जग कल्याण के लिए हो। जन कल्याण से जग कल्याण। और तभी तो हमारी प्रेरणा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये सिर्फ भारत की सीमाओं में सीमित नहीं है। हमारा परिश्रम न तो दया भाव है और न ही दिखावा, ये सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य भाव से प्रेरित है। हमारे प्रयास 130 करोड़ भारतीयों को केंद्र में रखकर हो रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जिन सपनों के लिए हो रहे हैं, वो सारे विश्व के हैं, हर देश के हैं, हर समाज के हैं। प्रयास हमारे हैं, परिणाम सभी के लिए है, सारे संसार के लिए है। मेरा ये विश्वास दिनों दिन तब और भी दृढ़ हो जाता है जब मैं उन देशों के बारे में सोचता हूं जो विकास की यात्रा में भारत की तरह ही अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जब मैं उन देशों के सुख दुख सुनता हूं, उनके सपनों से परिचित होता हूं, तब मेरा ये संकल्प और भी पक्का हो जाता है कि मैं अपने देश का विकास और भी तेज गति से करूं, जिससे भारत के अनुभव उन देशों को भी काम आ सके। अध्यक्ष महोदय, आज से 3000 वर्ष पूर्व भारत के महान कवि कणियन पुंगुन ड्रनार, उन्होंने विश्व की प्राचीनतम भाषा तमिल में कहा था, यादम उरे यावरुम केडीर, यानी हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं।
सभी हमारे अपने हैं, सभी जब कहा जाता है तो जाहिर है उसमें पाकिस्तान भी अलग नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान ये मानसिकता कभी विकसित कर पाएगा? क्या पाकिस्तान कभी स्पेड को स्पेड, सही को सही, गलत को गलत कह पाएगा? खालिद महमूद साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। खालिद साहब, आप देख रहे हैं, बेशक इसको आप क्योंकि उधर बैठे हुए हैं तो आपका एंगल भी वही होगा, वही एंगुलैरिटी होगी चीजों को देखने की, लेकिन ये आप स्पष्ट देख रहे हैं कि भारत का नजरिया क्या है और भारत के प्रधानमंत्री का नजरिया क्या है। क्या हम उम्मीद करें कि यही दयानतदारी, यही विशाल हृदयता, ये बड़े दिल की बातें कुछ इमरान खान के मुंह से भी सुनने को मिलेंगी? खालिद साहब, आवाज आ रही है आपको? शोर बहुत है, लाइन में शोर बहुत है। लाइन का शोर ही कई बार चीजें खराब कर देता है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि हम उनके पास जाएं और समझें पाकिस्तान कैसे देख रहा है प्रधानमंत्री के इस भाषण को। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है, उसूलों की बात है, उसूलों के साथ चलने वाला हर कोई हमारे साथ है। जाहिर है ये एक बड़ा संदेश पाकिस्तान को भी है, पाकिस्तान की जहनियत से सोचने वाले लोगों को भी है। क्या इस बात को एज इट इज ले पाएंगे लेकिन वो लोग? देखिए दिनेश, आज के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिया यूनाइटेड नेशन में, उसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर थी। उन्होंने दर्शाया कि एक सशक्त देश है, ये सशक्त इकोनॉमी है, ये सशक्त एक डेमोक्रेसी है और साथ ही साथ ये बहुत ही जिम्मेवार एक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, जो अपनी परंपरा और संस्कृति जिसकी इतनी स्ट्रांग है, जो हमेशा दूसरों के लिए सोचता है, खुशहाली की बातें करता है, सबको साथ लेके सबका विकास करने की बातें करता है, जो अपने 130 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के दूसरे जो प्रगतिशील देश है उनको एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है और उसमें सक्सेसफुल भी है। जो देश अपने देशवासियों के लिए स्वच्छता अभियान हो, जिसमें 2 करोड़ के करीब टॉयलेट बनाए हो, चाहे उनके लिए आयुष्मान योजना हो कि 50 करोड़ लोगों को 5-5 लाख तक का उनको अपना, कुल मिलाकर नयन साहब इन बातों का जो लब्बो-लुआब आपने कहा कि हम जिम्मेदार और सशक्त देश हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसको समझने के लिए वो लोग भी तैयार हैं जिन्होंने मजहब को लड़ाई का जरिया बना रखा है, मजहब का लबादा ओढ़कर दुनिया में वो अशांति फैला रहे हैं? क्या उनको भी समझ में आएगी कि ये जीवन जो ईश्वर का उपहार है वो शांतिपूर्वक जीने, दूसरों की जिंदगी में खुशियां फैलाने के लिए है, ये मार काट मचाने के लिए नहीं है? क्या उनके पास भी ये संदेश जाएगा? दिनेश जी, देखिए पाकिस्तान जो पैदा हुआ था ना, ये बिना सोचे समझे और बगैर कुछ डिस्कशन ज्यादा किए ये एक देश बन गया। इस देश के अंदर ना तो इनके नेता देश के लिए है, ना इनकी सेना देश के लिए है, तो इनसे कुछ ऐसी आशा करना बहुत बेमानी हो जाएगा। ये देश अपनी वास्तविकता को अभी तक पहचान ही नहीं पाया, बना नहीं पाया, वास्तविकता में अपनी पहचान नहीं बना पाया। खालिद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद साहब, आपको आवाज आ रही है क्या? पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार खालिद साहब, आवाज आ रही है आपको? खालिद साहब को हमारी आवाज बताया जा रहा है कि नहीं आ रही है। यही सवाल मुझे लग रहा है, ये समझ में आ रहा है कि जब हमारी आवाज यहां से स्टूडियो से कोशिश करके सब प्रयास पहुंचाने की कोशिश हो रही है तब नहीं पहुंच रही है, तो अनायास भला क्या पहुंचेगी? लेकिन आपको लगता है क्या कि ये बेशक पाकिस्तान को ना पहुंचे, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के अलावा पूरे मुल्कों को यह बात पहुंच रही है? नहीं, देखिए, सिर्फ हम बोल रहे हैं ना, ये पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान और फौज तक नहीं पहुंच रही है, बाकी पाकिस्तान की आम जनता बार बार ये कह रही है उन्हें भी शौचालय चाहिए, उन्हें भी आयुष्मान भारत जैसी योजना चाहिए, उन्हें भी अपने बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए। पाकिस्तान जो जिस जलालत में अभी, जिस गरीबी में वहां के लोग रह रहे हैं, वो इससे तंग आ चुके हैं, आजीज आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। नहीं, लेकिन वहां ये मुद्दे हैं क्या जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं? इसीलिए नहीं, वहां तो जैसे ही ये मुद्दे आते हैं कह दिया जाता है आप दीन की सोचिए, नहीं आप कौम की सोचिए, तो और दीन और कौम के नाम पर मजहब का गलत। कश्मीर का मुद्दा हमेशा रखा जाता है
पाकिस्तान की फौज में आने वाले हर नए अफसर को समझाया जाता है कि जिस दिन ये कश्मीर का मामला सुलझ गया, ये जो अय्याशी, मैं शब्द यूज कर रहा हूं उसके लिए, कि ये जो आप वहां के पैसे पर जो मौज ले रहे हैं बेटा, ये खत्म हो जाएगी। तो ये जो मेजर, जब वो कैप्टन लेफ्टिनेंट मेजर बनता है, उससे लेकर जनरल बनने तक वो हमेशा इस मुद्दे को जलाए रखता है। ये एक वो चूल्हा है जिस पर पाकिस्तान के बड़े लोग जो हैं, जो हुक्मरान हैं, जो आर्मी के लोग हैं, वहां की पॉलिटिशियंस है, वहां की ब्यूरोक्रेसी है, वो अपनी अपनी रोटियां पिछले 70 साल से सेकती आ रही हैं। एक नरेंद्र मोदी साहब ने जो बातें कही हैं, उनमें से एक सिग्निफिकेंट बात यह भी है, जरा सुन लें फिर हम चर्चा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बीच इमरान खान अब पहुंच रहे हैं और देखते हैं यूएन के इस पोडियम से वो किन इश्यूज को एड्रेस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। Mr. President, Honorable Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, I feel honored today to represent my country at this forum of world leaders, where we have a chance to discuss problems that the world is facing. I want to talk about a lot of problems, but just 4 today. And I especially came to this forum despite a difficult time in my country, facing challenges. I would not have come, but because I feel that there are some very urgent problems which the world must address. So first of all, I start with climate change. So many leaders have talked about climate change. But Mr. President, I feel that there is a lack of seriousness. Perhaps world leaders do not, some of the leaders who can do a lot, do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, ideas without funding is mere hallucination. Pakistan, I'll give you an start with my own country. Our country is amongst the top 10 nations in the world which are most affected by climate change. We depend upon our rivers. We are mainly an agricultural country. And 80% of the water in our rivers comes from glaciers. इमरान खान ने बात की शुरुआत की तो उन्होंने ये कहा कि सबसे ज्यादा 10 प्रभावित जो देश हैं दुनिया के, जो क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हैं, उनमें से मेरा एक मुल्क भी है। कम से कम शुरुआत उन्होंने सीधे सीधे कश्मीर से नहीं कर दी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस पूरे भाषण के दौरान इसका जिक्र नहीं होगा। रोहित चहल, आपका अंदाजा या अंदेशा क्या है? देखिए दिनेश जी, जो आपका अंदाजा है वो हमारा, पूरे देश का और पूरी दुनिया जानती है कि वहां पर वो सिर्फ रोने आया, कश्मीर का रोना रोएंगे, उससे अलावा कुछ नहीं है उनके पास। और क्लाइमेट की तो मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर का जो क्लाइमेट है वो ज्यादा खराब हो चुका है। अगर इमरान खान की व्यक्तिगत बात की जाए तो मुझे लगता है कि उनका जो वहां पर अपने देश में जो उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। और जहां तक आप दिनेश जी पहले बात कर रहे थे वहां पर, देखिए मुझे लगता है पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से आज जनता जो है भूखी मर रही है। वहां पर पैसा नहीं है, किराए भी नहीं कहूंगा, मांगा हुआ एक हवाई जहाज से तो वो यूएन जा रहे हैं और वो उनकी इतनी तो औकात नहीं, और वो लड़ाई और जंग की बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इमरान खान, और जहां तक आप दीन की और धर्म की बातें कर रहे थे, तो देखो आज बलूचिस्तान में वो अपने ही लोगों को तो मार रहे हैं। आज इस तरह के सिंध में आज अपने ही मुसलमानों भाइयों को तो वो मार रहे हैं। चाहे गिलगिट बल्टिस्तान में बात हो, अलग अलग सूबों के अंदर वो अपने ही लोगों का कत्ल किस लिए कर रहे हैं? वहां पर लोग आजादी मांग रहे हैं आज पाकिस्तान से। तो आज सिर्फ कश्मीर की बात नहीं, आज जो अन्य जो प्रांत है पाकिस्तान के, वो भी आज आजादी मांग रहे हैं। और देखिएगा जल्दी जिस तरीके से अगर पाकिस्तान ने कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो ये जो बाकी जो उनके स्टेट्स हैं वो भी जल्दी पाकिस्तान से, जैसे 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े किए गए थे, मुझे लगता है वो भी दूर नहीं है, देर नहीं है।
ये गरीबी की बात तो उन्होंने कर दी। मतलब आप देखिए, शुरुआत ही उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल गरीब हैं और अब उन्हें पैसा चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देखिए, आइडिया विदाउट फंडिंग इज मेयर हेलुसिनेशन। मतलब सबसे पहले आकर वो ये मांगने लगे। नहीं, बट ये देश दूसरों की दी हुई फंडिंग पर ही क्या चलता रहेगा? बिल्कुल, ये अपनी स्थिति कभी नहीं सुधारेगा और जो पैसे इसको मिलेंगे वो आतंकवादियों को देगा कि जाओ इससे दूसरी जगहों पर अशांति फैलाओ। ये वो भिखारी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अपने घावों को कभी सुधारते नहीं है, वो दिखाकर भीख मांगते हैं। उन्हें मालूम है जिस दिन हमारे घाव भर जाएंगे लोग हमसे कहेंगे कि कुछ काम कीजिए। उन्होंने खुद कहा कि हम एक कृषि प्रधान देश हैं। शर्म आनी चाहिए उनको कि उनके पड़ोस में उनका ही बड़ा भाई जो उनका ही देश था वो कहां से कहां पहुंच गया, और वो सिर्फ आतंकवाद, दीन और इन सब की बात के चलते आज भी कृषि प्रधान देश है जहां आज भी गधा गाड़ी चलती है। पाकिस्तान का आज भी सबसे बड़ा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो गधा गाड़ी है, और वहां की जो बसेज थी वो किसी जमाने में भारत में चला करती थी कि मतलब आप उसमें डीजे भी बजा लें तो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो अपने आप में सारी बसें बजा करती थी। तो वो हालात है पाकिस्तान के। और ये न्यूयॉर्क, जेनेवा, जर्मनी और वॉशिंगटन डीसी से आई हुई तस्वीरें हैं और बीचों बीच आप देख रहे हैं पाकिस्तान के वजीर आजम नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ नाराजगी है खुद मुल्क। और आप ये देखिए बलूचिस्तान के तरफ से जो प्रोटेस्ट का जिक्र हो रहा है वो भी हो रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान को इस सबसे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ता है। देखिए पाकिस्तान इस समय सिंध में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, बलूचिस्तान तो लगभग अलग है। नीरज भाई ये सुन ले क्या जरा, कह क्या रहे हैं क्या इसमें They will come after everyone. They don't recognize Muslims. Thank you so much. You have a voice counter protest and the protest by the Pakistanis. जो समझ में आया वो ये कह रहे हैं कि they don't recognize Pakistan as their country. देखिए इसमें हम दो तस्वीरें, इससे पहले जो तस्वीरें देखी थी जब नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अपना भाषण दे रहे थे, बाहर भारतीय ढोल ताशे बजाकर उनका स्वागत कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। और अब जब इमरान खान वहां के वजीर आला जब वहां पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं तो बाहर उन्हीं के देश के लोग जो वो जिसे वो अपना हिस्सा मानते हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारा देश नहीं है, हम इन्हें अपना नेता नहीं मानते, और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ दिख रहा है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के हालात अब कितने बिगड़ चुके हैं। हमारे साथ दिनेश नैन साहब भी जुड़े हुए हैं, वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स के जानकार भी हैं। दिनेश नैन साहब, क्या मजबूरी में ही सही, क्योंकि ऐसा लगता तो नहीं है कि इतनी दयानत, इतनी उनके अंदर अक्लमंदी है, खासतौर से वो जो नुमाइंदगी का दम भरते हैं पाकिस्तान की, कि वो सही बातों को सही तरीके से समझें, लेकिन क्या मजबूरी में उनको सुधरना पड़ेगा? Or in prisons. So each day they target killing. देखिए जहां तक सवाल है इनका कि ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये बने नहीं है, बनाए गए हैं, सिलेक्टेड बोला जाता है इनको। दूसरा, जिस हालत में आज आर्मी है दिनेश, इसके अपने पाकिस्तान की 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो है व्यापार पाकिस्तान के रिटायर्ड ऑफिसर्स चला रहे हैं। आपके चीफ की डबल रोटी की फैक्ट्री है, ये गोबर से धंधा कर रहे हैं। इनका दम नहीं रहा लड़ने के लिए, 30 साल से लड़ाई नहीं लड़ रहे लोग। जितना भी पैसा आता है इनके पास में, वो सारा का सारा पैसा भारत के खिलाफ, भारत का वो बवंडर बना करके सारे सेना ले जाती है। दिनेश साहब, हमें बताया जा रहा है कि खालिद, अब हमें सुन पा रहे हैं, खालिद साहब पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। खालिद साहब, पाकिस्तान की माली हालत, पाकिस्तान की कौम की दुश्वारियां डे टू डे लाइफ में किसी से नहीं छिपी हुई हैं। ये कश्मीर भारत का हिस्सा था और इसको लेकर भारत किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए खुद मुख्तार भी था। ये जो एक जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा लेकर वहां के असल मुद्दों से ध्यान हटाने की जो कोशिश हो रही है इन नुमाइंदों की तरफ से, आपको लगता है वहां के आवाम के साथ ये सरासर नाइंसाफी है? काश के पाकिस्तान तक आवाज पहुंच पाती। लेकिन ये बात जो कही जा रही है रोहित चहल साहब, क्या देखिए, क्योंकि आप खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जनता की नब्ज टटोलने के बाद ही अपने मैनिफेस्टोज बनाती है, अपने एजेंडा सेट करती है और उसको लेकर वो आगे बढ़ती है।
वहां के लोगों की वो नब्ज नहीं भाप पा रहे, या असल में जिस मुल्क की बुनियाद ही भारत विरोधी मानसिकता के साथ रखी गई हो, वहां का सबसे बड़ा मुद्दा वही रहेगा, भले ही भूखे रहे आए लोग। देखिए, बिल्कुल जो आपने आखिरी बात कही वो तो मूल है वहां का। टू नेशन थ्योरी पे ही उस देश की नींव रखी गई थी, जिस तरीके जिन्ना ने उसको रखा था टू नेशन थ्योरी पर, देश अलग किया था। कुछ देर के लिए आपको रोकता हूं। संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया से एकजुट होने की अपील की है। 2014 के अपने भाषण में पीएम ने आतंकवाद को गुड और बैड टेररिज्म में बांटने पर सवाल भी उठाए थे, और इस बार आतंक के खिलाफ गंभीरता के साथ आक्रोश की बात भी कह दी है। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश खड़े होते हैं। हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है, और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। सोच रहे होंगे पाकिस्तान के कम से कम कुछ नेता कि हमारा नाम, हमारे मुल्क का नाम, आतंकवादियों का वैसा जिक्र कहीं आएगा, लेकिन ये होता है रॉयल तरीके से इग्नोर किया जाना। क्या कहते हैं निमेश साहब? देखिए, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी, ये कूटनीति बहुत बढ़िया थी और भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। और ये बहुत अच्छा किया कि हमने किसी भी द्विपक्षीय मुद्दे, बायलैटरल किसी भी चीज को या मल्टीलेटरल इश्यू को वहां पर नहीं उठाया। बहुत ही गंभीरता के साथ भारत ने यूएन में के माध्यम से पूरी दुनिया को बताया कि हम विश्व शांति की बात करेंगे आगे भी, और हम इस दुनिया के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पिछले कई सालों से यही है कि इस दुनिया के गरीब विकास की इस तेज यात्रा से अलग थलग पड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी ने यह कर पूरी दुनिया के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी ऐसे देश हैं, लोग हैं, उनको अपने साथ खड़ा कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात तो यह है रोहित की तरक्की की, डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की एक लंबी लाइन खींची गई है, और वो लंबी लाइन भी असल में एक संदेश है उस पड़ोसी को कि अगर आप ये चाहते हैं या वो चाहते हैं जिसमें आप लगातार मुब्तला हैं। देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, जो आपने कहा कि एक तरफ विकासशील देश है जो विकास चाहता है और एक तरफ आतंकी देश है जो आतंक चाहता है, दुनिया में आतंक एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने जिस तरीके से जो आज पर्यावरण से जुड़े विषय हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की बात उन्होंने कही, चाहे प्लास्टिक फ्री की बात कही, आपने जब देखा जब उन्होंने ये बातें रखी और जब किस तरीके से तालियां बजी, क्योंकि एक बड़ी शुरुआत, एक कैंपेन भारत ने शुरू किया है स्वच्छता को लेकर। अब एक विश्व के अंदर भारत को एक आज ही जैसे निमेश जी ने बताया कि बड़ा अवार्ड आज बिल गेट फाउंडेशन जो है उन्होंने भारत को, प्रधानमंत्री को दिया है। और जिस तरीके से एक तरफ पूरी फेहरिस्त उन्होंने बताई, चाहे वो शौचालय की बात 11 करोड़ शौचालय हो, चाहे 50 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे जल की बात हो, कैसे 15 करोड़ लोगों तक घरों तक जल पहुंचाने की बात हो, चाहे खाते खोलने की बात हो, बहुत सारे विषय। और साथ साथ एक साथ जिस तरीके से इनको लेकर चलने की बात है। और विवेकानंद जी का भी उन्होंने जो शिकागो में भाषण दिया, वो कहते हैं हम तो पीस और हार्मोनी चाहते हैं और हम कभी युद्ध नहीं, हम तो बुद्ध का देश है, हम तो बुद्ध दिया हमने दुनिया को, तो हम तो शांति और अमन चाहते हैं। तो किस तरीके से शांति, अमन और डेवलपमेंट और एक साथ चलेंगे, भारत ये चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की जहां तक बात है, जिससे कि जयशंकर जी ने भी कहा था कि वी हैव नो प्रॉब्लम टॉकिंग टू
पाकिस्तान, बट यस वी हैव अ प्रॉब्लम टॉकिंग टू टेररिस्तान। जो आतंकवाद जो सपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, जब तक वो बंद नहीं करेगा तब तक उससे कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुना गया क्या, और सुना गया तो उसके मायने क्या निकाले गए? खालिद साहब, आवाज आ रही हो तो प्लीज बताएं, आप लोगों ने कैसे देखा इस भाषण को? गजब इत्तेफाक है, कभी इधर से सुनाई नहीं पड़ता खालिद साहब को और कभी खालिद साहब की आवाज इधर नहीं आती। दिनेश नैन साहब, ये जो बात चल रही थी कि पाकिस्तान के लिए एक संदेश है कि यू मस्ट मेंड योर वेज, लेकिन क्या पाकिस्तान अपना तौर तरीका बदल भी सकता है? जिसकी बुनियाद ऐसी हो, जिस मुल्क की बुनियाद ही इस पर पड़ी हो, क्या वो अपना तौर तरीका बदलेगा? और बदलेगा तो क्या उसका वजूद खतरे में नहीं आ जाएगा? देखिए दिनेश, ये मुश्किल है कि वो अपने आप को बदलेगा। उसका कारण बहुत सिंपल है, आप जो बोते हो वही काटते हो। 1979 से लेके 89 के बीच में खुद के इमरान खान ने बोला इनके कि इन्होंने पैसा लेकर के जो है जिहादी ग्रुप बनाए रूस को भगाने के लिए। 2001 से लेकर के अब तक पैसा लेते रहे अमेरिका से, ये कह के कि हम उग्रवाद से लड़ रहे हैं। तालिबान के साथ इनकी आईएसआई काम करती है, ओसामा बिन लादेन को ये अहमदाबाद में बैठा के रखते हैं। मतलब इस देश के ऊपर कोई भरोसा करे तो कैसे करे? ये लोग अब जो है इनकी आर्मी वो भी कम से कम 30 से 40% जो है कट्टरवादी हो चुकी है। अगर याद हो आपको, जब पुलवामा का अटैक हुआ था और बालाकोट के ऊपर हमने एयर स्ट्राइक किया और जैसे मोहम्मद के जो सरगना है मसूद अजहर, उसको पकड़ने की बात आई कि भाई वो मर गया या पकड़ा गया तो क्या करेंगे? लेकिन दिनेश नायक साहब, डिस्क्रीट तरीके से एक और बात कही गई है, डिस्क्रीट तरीके से सटल वे में एक और बात कही गई है। ये कहा गया है कि पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा, पीस कीपिंग फोर्सेस में जब कभी कोई बड़ा कैंपेन किया जाता है तो हमारे बलिदान सबसे ज्यादा। और वो कंट्रीज पहले कह चुके हैं इस बात को, लेकिन इसको तारतम्यता में देखा जाना चाहिए। जो अभी तक बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म का विभेद करते रहे, उनको समझ लेना चाहिए कि टेररिज्म सिर्फ टेररिज्म होता है। आंच आज किसी और तक लग रही है, कल हमको भी जलाएगी। क्या उन मुल्कों तक भी ये संदेश चला गया होगा? ये बिल्कुल गया है। देखिए इन्होंने क्या किया कि एक टाइम था जब ये लोग अफगानिस्तान के अंदर जो हक्कानी बैठा है उसको सपोर्ट कर रहे थे। हक्कानी ग्रुप था, तालिबान ग्रुप था और इनके जो अपने लड़ाके थे। हक्कानी ने जो है पश्तून एरिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया था। जब हक्कानी ने इनकी बात सुननी बंद कर दी, फिर इनकी हक्कानी से लड़ाई होनी शुरू हुई और उसके कारण इनके देखो स्कूल के अंदर कितने बच्चों को मारा गया, क्वेटा में कितनी बार अटैक हुआ, इनके पश्तून एरिया में कितनी बार अटैक हुआ। और आज ये हालत हुई कि इनको अपने हवाई जहाज भी यूज करने पड़े, टैंक भी इस्तेमाल करने पड़े, तोप भी इस्तेमाल करनी पड़ी अपने ही लोगों के खिलाफ। 32,000 लोगों को डिस्प्लेस कर दिया। आज पश्तून तहफूज मूवमेंट चल रही है। वहां के जो शर्मे शर्मा है, इनके मंजूर पश्तूनी, उन्होंने अलग होने की बात कर दी कि अलग करो हमको। इधर आप देखिए जो इनका कराची का एरिया है, सिंध का एरिया है, इनके अल्ताफ साहब आज के भाषण का अगर सबसे अहम हिस्सा माना जाए तो लगता है ये होगा। इसको सुनते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंक के नाम पर
बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है, और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। और इस बीच इमरान खान उधर बोल रहे हैं, और जैसा कि अंदेशा था कि कुछ ना कुछ छूट पटांग बोलेंगे, उन्होंने बोला, वो ये कह रहे हैं कि 9/11 से पहले ज्यादातर हिंदू आतंकवादी थे। अब पता नहीं इसमें इनका क्या, किस बारे में ये कह रहे हैं। 9/11 से पहले ज्यादातर हिंदू आत्मघाती थे, और यूएन में इमरान ने आखिरकार अपनी मोहर लगा दी। अब ये इसके क्या मायने हैं निमेश जी? देखिए, अब वो खेल रहे हैं पूरी तरह से एक धार्मिक कार्ड, है ना, और इसका एक बड़ा ये बहुत बुरी तरह से बूमरैंग होने वाला है। उसका रीजन ये है कि पूरी दुनिया असल में जो हिंदू है, जो हिंदू संस्कृति है, जो धर्म है, उसे अभी बुद्ध की बात की है, हम उसे उस रूप में लेते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू शांति का वो है, हिंदू तप और तपस्या की चीजें हैं। दुनिया के तमाम लोग अब आपके यहां शांति की, मानसिक शांति की, जीवन में शांति की, जीवन के दर्शन को अपनाने की, जो हिंदू संस्कृति में बात कही जाती है, उसके लिए बार बार आ रहे हैं। और ऐसे समय में यदि इमरान खान संयुक्त राष्ट्र की महासभा जैसे दुनिया के सबसे बड़े मंच से एक धर्म को लेकर कुछ कर रहे हैं, तो अब इमरान खान के लिए ये शायद ताबूत में आखिरी कील यदि कहा जाए तो ये वही होगा। इमरान खान बहुत बुरी तरह से घिरने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद दुनिया में कोई भी इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि दुनिया योग को देख चुकी है, पहचान चुकी है। और कई बार यह स्पष्ट किया जा चुका है, हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल, और कई बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि हिंदू को एक मजहब के तौर पर नहीं देखा जाए। हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, एक संस्कृति है, और यहां हिंदू संस्कृति को मानने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। इमरान खान को मगर अकल नहीं आती। Powered by Synthol Cool Soap. Base Summer.